हेलो एवरीवन, कैसे हो सबके सब। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है यार, देखो इंडियन पॉलिटी, ये इस पूरे चैप्टर का मतलब कि ये जो पूरा लेक्चर होने वाला है, ये पूरा मुझे कोई आइडिया नहीं है कितने घंटे का जाने वाला है, लेकिन हाँ इतना आइडिया है कि इसके बाद ये वन शॉट वीडियो हो रहा होगा आप सभी का। ठीक है, इसमें आप सभी का पॉलिटी का जितना भी पार्ट होगा वो सबके सब इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यार जितना भी है, पूरा का पूरा प्रीएम्बल हो गया, दिस डेट फलाना ढिमकाना, उसके राइट्स, सारी चीज़ें इसमें हो रही होगी। और बहुत लंबी यार ये आपकी स्लाइड्स है। ठीक है, हम जल्दी से जल्दी निपटाते हैं इसको, और लगभग लगभग 1 से 1.5 घंटे में कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी ये कंप्लीट दूँ। इस वीडियो के देखने बाद आपकी पूरी की पूरी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। वैसे तो ये 4 से 5 सॉरी 6 से 7 चैप्टर्स हो रहे होंगे लगभग लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट जितनी बड़ी साइंस है आपकी उतनी ही बड़ी है, लेकिन हम इसको शॉर्ट कर देंगे एक ही लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। ओके ग्रेट। तो सबसे पहले आता है यार आपका मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का जो फर्स्ट आपका आता है टॉपिक वो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपका जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो भी इससे आ जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आएंगे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन वाले जितने भी पार्ट होगा उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो लेआउट है यार कुछ इस प्रकार से कि कुछ पिलर्स है, 3 पिलर्स होते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था। एक लेजिस्लेटिव होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और एक जुडिशरी होता है। भैया जी लेजिस्लेटिव कौन होता है, हम भूल गए, दोबारा बता दो, कोई बात नहीं यार। लेजिस्लेटिव में आप सभी का क्या आता है, लोकसभा आता है और राज्यसभा आता है। ठीक है, लोकसभा आप सभी का 81 आर्टिकल में है और यार ये आप सभी का 80 आर्टिकल में है, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वाली वीडियो को, अगर नहीं देखा होगा तो देख लेना, लेक्चर वाली वीडियो में ही होगा आप सभी का। ठीक है, यहां पे देख सकते हो लेजिस्लेटिव सबसे पहले तो जो है लॉ बनाता है। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ का पालन करवाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो लॉ का एग्जीक्यूट करता है, जो लॉ का उसको एग्जीक्यूट करता है, मतलब कि उसको फ्लो में लाता है। और जुडिशरी उसका जो मेंटेन करता है। जुडिशरी में आप सभी का क्या आ जाता है, हाई कोर्ट आ जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, याद रखने के लिए। जुडिशरी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आ गया। ठीक है, और यार यहाँ पे आप सभी का लोकसभा और राज्यसभा आ गया, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में आप सभी का कोई एज सच कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो मैंने सोचा इसके लिए लेफ्ट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार से बना था। भारत का संविधान यार कुछ इस प्रकार से बना था कि सबसे पहले जो आइडिया आया था भारत का संविधान बनाने के लिए, वो सबसे पहले जो है एम एन राव साहब ने यार ये आइडिया दिया था कि हाँ भैया हमारे पास हमारा इतना बड़ा देश है। ठीक है, इतना बड़ा देश है यार, इस चीज़ को फॉलो करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का होना चाहिए कि हाँ ये जो कि पूरा देश फॉलो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में आप सभी का सबसे पहले पास जिसके पास आइडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, वो था एम एन राव साहब का पास। ठीक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां पे बना गया था, कहां पे यार हुआ था, इलेक्शन वाज हेल्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। ईयर याद रख लेना, और कैबिनेट मिशन प्लान भी याद रखना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से उसमें बना था, कौन से प्लान में बना था। ठीक है, तो यार यहाँ पे आपका प्लान आ जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान आ जाता है 1946 में आप सभी का बना था। और ये कौन कौन थे उसमें यार, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस आपके जो साहब थे ये थे, और सर स्टैमफोर्ड क्रिस्प थे, और एवी अलेक्जेंडर नाम करके ये 3 पर्सन थे यार, जो कि इस फोटो में भी है गिवन। तो यार यहाँ पे ये सारे जो पर्सन थे वो कैबिनेट मिशन के अंदर थे, और ये टॉप लेवल के ये मेंबर्स थे इन्होंने जिन्होंने प्रपोज किया था कॉन्स्टिट्यूशन के। ये उस समय के, जब उस समय क्या था, देश जब आज़ाद नहीं होता उससे पहले का है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी नाम देख सकते हो, ये मैं इसमें कोई भी इंडियन नाम नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो यार ये सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिश वाले लोग थे। ठीक है, क्योंकि पहले ब्रिटिश का यहाँ पे राज था इंडिया में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले यार, तो आप सभी का फिर इंटरमेंट गवर्नमेंट आपका आ जाता है। भैया ये क्या चीज़ है, देखो यार जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय उससे पहले भी एक गवर्नमेंट बनी थी। ठीक है, उस समय तो गवर्नमेंट थी ही आपकी, ब्रिटिश राज थी सबसे पहले तो, लेकिन जब देश आज़ाद नहीं होता, देश आज़ाद होने के बाद ही गवर्नमेंट बनी थी ना, लेकिन उस समय भी एक गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो उस गवर्नमेंट को हम इंटरमेंट गवर्नमेंट कहते हैं, जो कि आज़ादी से पहले बनी थी। ठीक है, आज़ादी से पहले हुई थी जब ब्रिटिश राज था आप सभी का। ठीक है, मतलब कि इंडिया में जब ब्रिटिश राज था उससे पहले जो गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट को यार नाम था आप सभी का ये इंटरमेंट गवर्नमेंट। और उस गवर्नमेंट जब जो उस समय जो गवर्नमेंट थी उसमें ये मेंबर्स थे आप सभी के। ठीक है, इसमें जो जवाहरलाल नेहरू मेन है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू मेन है। एक साथ एक बात याद रखना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल लग रहे हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखते हो ये फोटो थी जो उस समय की गवर्नमेंट थी, देश से आजाद होने से पहले की गवर्नमेंट थी, वो कुछ इसी प्रकार की थी। एक बात याद रखना, जवाहरलाल नेहरू से जितने भी क्वेश्चंस बन के आते हैं वो आप सभी के
एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो कि जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे तो उन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गवर्नमेंट में कौन कौन थे थोड़ा बहुत यार ये देख लेते हैं, फोटो ऊपर दिखा दी। अब यार मैं बता देता हूँ कौन कौन थे उसमें गवर्नमेंट। जवाहरलाल नेहरू में आपको कौन कौन थे, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ऑल्सो चेंज फॉर द एक्सटर्नल अफेयर, कॉमन ग्रोथ रिलेशंस, ये उन सभी की जो पार्टी थी, मतलब ये चीज़ के मैनेजर्स थे, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। ये जो मेंबर्स थे, ये जो आदमी थे, हमारे जो नेता थे, ये इस डिपार्टमेंट को संभालते थे, ठीक है, उस समय, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ऑल्सो चेंज फॉर द एक्सटर्नल अफेयर फॉर द कॉमन वेल्थ रिलेशंस, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो होम अफेयर्स के थे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग वगैरह सारी चीज़ें देखते थे। जो राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, वो एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट को आपका मैनेज करते थे। और बलदेव सिंह जो थे वो डिफेंस को संभालते थे, ठीक है। फिर यार अली खान जो थे वो फाइनेंस को संभालते थे। फिर यार ये राजको पलीचरी जो थे, सॉरी नाम प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है तो कोई बात नहीं है, आप देख लेना, बाद में ये मैं दे दूंगा, ठीक है, मतलब पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हो ये एजुकेशन और आर्ट्स को देखते थे, और राम साहब थे वो लेबर डिपार्टमेंट को संभालते थे। क्या ये कुछ डिपार्टमेंट थी आप सभी की, जो कि देश आज़ाद होने से पहले की डिपार्टमेंट संभालते थे ये पर्सन्स, ठीक है, जो उस समय की जो इंटरमीडिएट गवर्नमेंट थी, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो जोगेंद्र नाथ मंडल साहब थे वो लॉ को जानते थे, ठीक है, लॉ को समझते, जो तब लॉ को संभालते थे, जो लॉ आपका था उस चीज़ को ये संभालते थे उस समय, ठीक है, इंटरमीडिएट गवर्नमेंट पे। और फिर इसी प्रकार से कॉमर्स और ये रेल मिनिस्टर वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बट हाँ, मेन ये चीज़ है और ये लॉ वाला है मेन, ये दोनों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना ये पूछा जा भी नहीं सकता। बट हाँ, ऊपर का पूछ सकते हैं कि राजेंद्र प्रसाद इंटरमीडिएट गवर्नमेंट क्या होती, या इंटरमीडिएट गवर्नमेंट क्या थी, तो आज़ादी से पहले कौन सी गवर्नमेंट बनाई करती थी, तो ये आप सभी का ये आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट का आप सभी का आ जाता है यार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब देखो, भारत देश जब आज़ाद हुआ था, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली अरेंज करी गई थी, जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, कि इसी असेंबली के अंतर्गत आप सभी का जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो वह है वो बनेगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, फर्स्ट मीटिंग उसकी हेल्ड हुई थी 9 दिसंबर 1946, जिसमें कि 207 मेंबर आए थे। जब फर्स्ट बार मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, हाँ हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला है, बनेगा, ठीक है, वो किस चीज़ के अंदर बनता था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर बन रहा था। जो उसकी फर्स्ट मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट डेट याद रखना, 9 दिसंबर 1946, ये डेट याद रखना। फर्स्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इस दिन हुई थी। उस समय की जो टेम्परेरी चेयरमैन थी वो थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी थे। और सेकंड जो मीटिंग हुई थी, ये फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी, और सेकंड आप सभी की हुई थी 3 दिन के बाद, आप सभी का 11 तारीख को, 11 दिसंबर को, और ये 9 तारीख को आपका फर्स्ट मीटिंग हुआ था, और सेकंड तारीख को सेकंड जो मीटिंग हुई थी वो 11 दिसंबर को हुआ था। परमानेंट उस समय के जो चेयरमैन थे वो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो कि आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट है इंडिया जब आज़ाद हुआ था उसके बाद का, ठीक है। उस समय जो वुमेन्स थे वो 15 वुमेन्स थे उस 207 मेंबर्स में, ठीक है। जो फर्स्ट जो आपका सेकंड मीटिंग हुई थी ना, उसमें जो 15 मात्र 15 वुमेन्स मेंबर ही थे असेंबली के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के और थोड़े बहुत यार यहाँ पे है। कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द फोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका आया था, मतलब कि हाँ उस समय थोड़ा बहुत बस पार्टी वगैरह सही चीज़ कहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा दिस टाइप, इस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। तो उस समय जो है नेक्स्ट जो उसका फेज में आएगा कॉन्स्टिट्यूशन को, तो फाइनल जब सिग्नेचर वगैरह हुआ कि तो यार हाँ 26 तारीख को बताया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इंडिया में, ठीक है। उसका लिए एक रूल्स बनाया जाएगा इंडिया में, इस रूल्स को फॉलो करेंगे सभी इंडियंस। तो यार उस चीज़ को 26 दिसंबर 1950 को मान लिया गया कि ठीक है, हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन केम अंडर द इन द फोर्स ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद टाइम टू मेक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मार्क करके चल रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। 2 साल 11 मंथ 18 डे में आप सभी की कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। जो हमारी पूरी की पूरी संविधान है उसको 2 साल 11 मंथ लग गए थे और 18 दिन लग गए थे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। टोटल जो सेशन हुए थे वो 11 सेशन हुए थे। ऑब्जेक्शन जो रिजॉल्व हुए थे 13
दिसंबर को 1946 में ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वगैरह से जो ठीक ठाक करना होगा उसमें वो ठीक कर दिया, और फाइनली इसको अडॉप्ट कर दिया गया 22 जनवरी 1947 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है, इसको भी ध्यान में रख लेना। और डेट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब वैसे तो अडॉप्ट कर लिया था 22 जनवरी को, बट यहाँ पे पूरी तरीके से लागू करते करते 26 नवंबर 1949 में इसको स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट आता है आप सभी का बोरोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब देखो इतना सबको पता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन है यार वो इंडिया का ही है। ठीक है, इंडिया का रिटर्न कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न कम्युनिकेशन ही इंडिया का सबसे बड़ा आपका कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। तो यार इतना ये चीज़ सबको पता थी। अब सेकेंड बात ये चीज़ भी सबको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी देशों को मिला के बना हुआ है। सभी देशों के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उन सभी को मिला के बना है। तो कहाँ से क्या चीज़ लिया गया है यार, वो सारी चीज़ें अब यार यहाँ पे फीचर्स आ गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी ध्यान से याद रख लेना, तब से ये भी क्वेश्चन पूछने का चांसेस है। यूएसए की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या लिया है। फंडामेंटल राइट्स हो गया, जुडिशरी रिव्यू हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी हो गया। ठीक है, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी जो चीज़ें है, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये रिमूवल ऑफ द मतलब ये जो प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव करने का, वो सारे जो प्रोसेस है वो यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से उठाया गया है। ठीक है, आपका जो यूके का जो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या लिया गया, पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हो गया, कैबिनेट सिस्टम हो गया। ठीक है, एरिस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या क्या उठाया गया है, डिस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स इन द राज्यसभा, और मेथड इन द ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस प्रकार से होगा, राज्यसभा का है नॉमिनेशन, मेंबर के नॉमिनेशन किस प्रकार से होगा, तो वो कहाँ से उठाया गया, वो एरिस के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया। ठीक है, तो और फिर क्या है, कनाडा का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या क्या लिया गया है, फेडरेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसी हिसाब से जो सोवियत यूनियन का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से क्या क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया। ठीक है, आइडियल्स ऑफ द जुडिशरी हो गया, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, एंड फिर जर्मनी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ से क्या क्या लिया गया है, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जब इंडिया में अगर बाई चांस इमरजेंसी लगता है, ठीक है, तो उस समय जो सस्पेंशन हो गया फर्दर, जो फंडामेंटल राइट्स हो गया उस समय के जो उस वहाँ पे जो फॉलो राइट्स किए जाते हैं वो चीज़ जो उठाई गई है और वो जर्मनी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिया गया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 में आपका फंडामेंटल स्कीम ऑफ द पॉलिसी, फेडरल स्कीम ऑफ द पॉलिटी हो गया, ऑफिस ऑफ द गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजनल हो गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गया, ये सारी जो चीज़ है गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एक्ट 1935 के वक्त ये उसमें ये चीज़ आपकी मैंशनड है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर आपके आ जाता है शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ कुछ स्केड्यूल है आप सभी का जो कि ध्यान में रखना है। वैसे तो 8 स्केड्यूल है, बट ये अब 12 कर दिया गया। उस समय आपका जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय मात्र 8 ही स्केड्यूल थे। ठीक है, ओरिजिनली इट हैज़ द 8 स्केड्यूल, बट नाउ इट हैज़ द 12 स्केड्यूल। अब कितना है स्केड्यूल जो है वो 12 है। आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से बन के आ सकता है कि अभी टोटल कितने स्केड्यूल है, या फिर यहाँ पे जितने भी स्केड्यूल है वहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स आपके दे दिए जाएंगे और उसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आपका ये पॉइंट बताओ कि ये कौन से स्केड्यूल में से है। तो यहाँ पे आपका आ जाता है नेम ऑफ द यूटी हो गया, नेम ऑफ द आपका यूटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जो आपका दिल्ली, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, ये सारी जो चीज़ है ये क्या है यूनियन टेरिटरी में आ जाता है। और स्टेट और देयर जुरिस्डिक्शन आपका फर्स्ट स्केड्यूल में आ जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्केड्यूल आता है टोटल सेकंड स्केड्यूल में आपका आ जाता है द प्रोविजंस ऑफ द रिलेशंस ऑफ द अवॉइलेंस हो गया, प्रिविलेंस हो गया, और प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया गवर्नमेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, और स्पीकर ऑफ द डिप्टी चेयरमैन, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जितने भी फॉलोइंग पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसको याद रखना पड़ेगा आपको, या तो शॉर्ट फॉर्म स्टार्टिंग का याद रख लो। ये सारी जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी। और सी हो गया चेयरमैन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ द काउंसिलिंग ऑफ द स्टेट, स्टार्टिंग के ये 3 हो गया। और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसमें से पूछाएगा, ये सारी तो मुश्किल ही है। ठीक है, ये सब तो मुश्किल ही है, तो ये इन सब में से नहीं पूछाएगा। बस सेकंड स्केड्यूल में याद रखना ये आपका प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट की तरफ आपका थर्ड जो स्केड्यूल आ गया वो आ जाता है कंटेन ऑफ द फॉर्म द ओथ्स एंड द अफर्मेशन ऑफ द फोर। मतलब कि ओथ मतलब क्या होता है, शपथ, ये सबको पता है, ठीक है। ओथ मतलब क्या होता है आपका, शपथ, शपथ होता है, शपथ, ठीक है। तो शपथ में आपका कौन कौन से होता है, यूनियन मिनिस्टर के आपके शपथ जो हो जाता है वो थर्ड आपके लिखा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया आप सबका यूनियन मिनिस्टर हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपका थर्ड स्केड्यूल में आ जाता है, ठीक है। ये आपका थर्ड स्केड्यूल में क्या क्या आता है, आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ द, इसमें शपथ जो जो लेते हैं उसमें उसके सारे के बारे में बता रखा है यार। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो गया, ये एससी जज हो गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, ठीक है। और स्टेट मिनिस्टर हो गया, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव हो गया, जजेस ऑफ द एससी हो गया मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट मतलब हुआ हाई कोर्ट। तो यार यहाँ पे इन सभी के बारे में जितने भी ओथ उसमें मतलब कि शपथ वगैरह सारी चीज़ें लिखी रहती है वो उस पर आ जाता है थर्ड शेड्यूल के बारे, थर्ड शेड्यूल में ये लिखा गया, ठीक है। फिर आपका स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये आपका फोर्थ आ गया, ये फिफ्थ आ गया, सिक्स्थ आ गया, ठीक है। इस प्रकार से फोर्थ में क्या गया, इट कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ द रिलेशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द सीट्स ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड द राज्यसभा, ठीक है। इन द राज्यसभा, राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी के कौन से मतलब स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज के कितनी सीट्स है उसकी जो एलोकेशंस है वो आपके फोर्थ स्केड्यूल में वर्णन करा गया है, ठीक है। और फिफ्थ जो आपका स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसको क्या करता है, कंटेन करता है, इट प्रोवाइड द रिलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। मतलब कि एसटी और एससी के बारे में आपका जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन सारी चीज़ें है वो आपकी जो है फिफ्थ स्केड्यूल में है। सिक्स स्केड्यूल में क्या है, इट कंटेन द प्रोविजनल रिलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर और द ट्राइब्स ऑफ द असम, मलयालम, त्रिपुरा एंड मिजोरम के जितने भी आपके ट्राइब्स हो गए, ठीक है, वहाँ पे रहने वाले जो निवासी हो गए उसके बारे में जो है वो सिक्स्थ स्केड्यूल में दिया गया है, वर्णन करा गया है। जो नेक्स्ट आपका आ जाता है यार यहाँ पे सेवंथ स्केड्यूल में आपका डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट एंड इन द टर्म ऑफ द लिस्ट, ठीक है। मतलब कि इन द टर्म ऑफ द लिस्ट इस प्रकार से कुछ पावर इसका सेग्रीगेशन करा गया है सेवंथ स्केड्यूल में। जो यूनियन लिस्ट है ओरिजिनली 97 आपके है पॉइंट्स उसके, ठीक है, डिवीजन, लेकिन करंटली अभी जो है वो 100 है। उस समय 97 थे ओरिजिनली, बट अभी जो है वो 100 है। स्टेट लिस्ट की बात करें तो 66 थे, लेकिन अभी कितने हैं, वो 61 है, ठीक है। यहीं पे अगर बात करें कॉन्टिकुरेंट जो लिस्ट होती है उसमें आपके ओरिजिनली 47 है, बट फिलहाल के लिए अभी जो है करंटली 52 बना दिया गया है उसको, ठीक है। तो इसी प्रकार के है। और फिर आपका एट्थ स्केड्यूल आता है। एट्थ स्केड्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ एट्थ इंपॉर्टेंट, 9, 10 ये सारे जो है ये लेटेस्ट वाले अब आ गए, ठीक है। ये सारे लेटेस्ट वाले हैं, ठीक है। तो ये जो एट्थ स्केड्यूल है उसमें कहता है इट डील्स विद द 92 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 14। हमें ये भी पता है कि ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस ही है, बट अभी जो है वो 22 है। टोटल कितनी है, 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, अब बढ़ा के कर दी गई है कुछ, ठीक है। तो नाइन्थ स्केड्यूल में क्या गया है, डील्स विद द स्टेट एक्ट्स ऑफ द रिलेशन रेगुलेशंस एंड द डील्स विद द लैंड रिफॉर्म्स। फर्स्ट अमेंडेड एक्ट 1951, फर्स्ट अमेंडेड 1951 में किया गया। याद रखना अमेंडेंट का मतलब जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। जो सबसे पहली बार चेंज आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडेंट करा गया था, कुछ चेंज लाया गया था, उस वो चेंज कब गया करा गया आपका 1951 में, ठीक है। और ये जो नाइन्थ स्केड्यूल है, नाइन्थ स्केड्यूल में ये स्टेट्स के एक्ट वगैरह चीज़ें यहाँ पे वर्णन करा गया है। टेंथ स्केड्यूल में आपका लिखा हुआ है इट कंटेन द प्रोविजनल रिलेशन ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द ग्राउंड ऑफ द डिफेक्शन, ठीक है। मतलब कि आपका जो यहाँ से पार्लियामेंट से जो बंदे को निकाला दिया जाएगा, जो नेता को निकाला जाएगा उसके बारे में जो वर्णन है, किस प्रकार से निकाला जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारी जो चीज़ें है वो टेंथ स्केड्यूल में दिया गया है। दिस स्केड्यूल वॉज एडिड इन द बाय द 52 अमेंडेंट। और ये टेंथ स्केड्यूल कब आया गया था, ये आया था यार 52 जो 52nd वाला जो आपका अमेंडेंट हुआ था एक्ट, वो 1985 में, उसके बाद, ठीक है, लगभग आपका कह सकते हो 30-35 साल के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था 52 वाला, ठीक है, उसमें उस समय आपका एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में भी माना जाता है। उसके एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन बन के आ सकता है कब हुआ था। तो सेकेंड 52 अमेंडमेंट 1985 में जब हुआ था 52 वाला अमेंडमेंट, उस समय अमेंडमेंट का मतलब मैंने बता दिया चेंजेस करना, ठीक है, चेंजेस करना। ये इतना तो आप सभी को पता होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये सारी जो चीज़ें वो 8th क्लास वाली ही है, 8-9 क्लास वाली ही है, 9th में जिसके पास होगा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आया होगा, ठीक है।
अब जो है वो 11th और ये 12th ये सबसे लेटेस्ट वाली है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ दैट स्पेसिफाई द पावर्स ऑफ द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पंचायत। अब पंचायत कहाँ होते हैं भैया जी? पंचायत आप सभी की विलेजेस वगैरह में होते हैं, गाँव घरों में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी के बारे में जो इन सभी को पावर्स दी गई है, अथॉरिटी दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो 11th स्केड्यूल में दिया गया है, जो लेटेस्ट वाला है। ये सारी जो चीज़ें ये कितनी है? ये लेटेस्ट, एकदम लेटेस्ट वाली चीज़ है, ठीक है। इसमें 29 मैटर्स है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो हुआ था उस समय ये 11th स्केड्यूल दिया गया था, और ये सारी चीज़ें जो वर्णन थी ये इसमें दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12th शेड्यूल आता है, डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक पावर एंड द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनिसिपैलिटी का बारे में यहाँ पे दिया गया है। 18 मैटर्स करते हैं, और यहाँ पे 74th अमेंडमेंट 1992 जब हुआ था, 1992 में, उस समय ये 12th शेड्यूल डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करिए प्रियम्बल। अब प्रियम्बल क्या चीज़ होती है? प्रियम्बल सबसे पहले बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज, ठीक है। फर्स्ट पेज प्रियम्बल के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेट इट इज़ द बेस ऑफ द ऑब्जेक्शन रिसोल्यूशन, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट पार्ट जिसको कहते हैं प्रियम्बल, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 1976 एडेड 3 न्यू वर्ड, ठीक है। जब 1976 में 42 वाला जो अमेंडेंट हुआ था, चेंज हुआ था 42 बार, जो सेकंड 42 बार जो चेंज हुआ था, उस समय एक वर्ड जोड़ा गया था, 3 वर्ड जोड़े गए थे बेसिकली, सोवियत, ठीक है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे देख दो, ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फर्स्ट पेज है, और उसमें क्या क्या लिखा गया था। वी आर द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग द सोलमेरी रिसॉल्व एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया दिस टाइट, ये सारी चीज़ें लिख देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले यार, तो आपका आ जाता है डेट ऑफ द अडॉप्शन। कुछ कुछ आपका अडॉप्ट किया गया था, जो डेट ऑफ द, ये देखो कौन कौन सी चीज़ें आपकी डाली गई थी प्रियम्बल में। 26 नवंबर 1949 में ये सारी जो चीज़ें आई थी, ये सारी चीज़ें वर्ड आपकी आई थी। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक हो गया, इक्वलिटी हो गया, लाइबर्टी हो गया, जस्टिस हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया, सोवियत हो गया, ये सारी जो चीज़ थी वो सारी चीज़ें ऐड करी गई है यहाँ पे। ये देख सकते हो, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गया, ये चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ आएगा होगा। ग्रेट, आई की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखते हो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। अब जो है फंडामेंटल राइट्स हो गया, राइट टू इक्वलिटी हो गया, ठीक है। फंडामेंल राइट्स भी पता हो, सभी को पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया सारी चीज़ें, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स सारी चीज़ें क्या होती है? टोटल आपकी 6, यहाँ पे देख सकते हो 6 फंडामेंटल राइट्स है। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे देखते हो राइट टू इक्वलिटी आपका फर्स्ट फंडामेंटल राइट है। सेकंड आपका राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन हो गया, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन हो गया, सभी धर्मों का पालन एक साथ माना जाएगा, ठीक है। कोई भी धर्म को मान सकता है। राइट टू इक्वलिटी, सबको ये इक्वालिटी का सहारा देना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स बॉयज़ का वो होता है ना थोड़ा बहुत, तो वो इक्वालिटी होगा। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, जीने का सबका अधिकार है, ठीक है। कल्चरल है, एजुकेशन राइट्स, पढ़ने का सबको अधिकार है, कोई भी उम्र नहीं देखा जाएगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं। राइट टू ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। आपका फिर ये आपका बैंक वगैरह से चीज़ आ जाती है। अब फंडामेंटल राइट्स के थोड़े थोड़े बहुत चीज़ें जान लो, ये कहाँ पे मौजूद है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में जिक्र करा गया, ठीक है। पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो 3rd है वहां पे है, और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितनी भी चीज है उस सभी में आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे ये कहाँ से फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का? वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। ओरिजिनली 7 थे, बट अब जो है वो 6 कर दिया गया है। और अमेंडेंट कब हुआ था, ये कब डाला गया था? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेंट एक्ट 1978 में किया था। और राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में है और 300A में है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ आपके नोट्स से जो कि आपको राइट टू फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। और थोड़े बहुत और भी चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान में रख लो। राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में है? अब देखो हर एक फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिटेल में दे रखा है कि कौन कौन सा आर्टिकल, कौन कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो कौन से आर्टिकल में मौजूद है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मौजूद है। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए डायरेक्टली मैंने बता दिया है। राइट टू इक्वलिटी हो गया आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू फ्रीडम हो गया आर्टिकल 1922। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन हो गया आर्टिकल 22 से 23 23
से 24 तक के बारे में जिक्र करा गया है, एक ही पेज है बेसिकली देखा जाए तो। राइट टू फ्रीडम रिलीजन आपका तो 25 से 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक का होगा। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका आर्टिकल 29 से 30 तक जिक्र करा गया है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में आर्टिकल 32 में आपका मैंशनड है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये आपके है दी गई है, ठीक है। तो आई होप आपसे को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ हम चल रहे हैं। यहाँ पे आर्टिकल 19 के बारे में आप जिक्र कर रहे होंगे। आर्टिकल 19 के बारे में क्या कहा गया है, उसमें क्या चीज़ है कि आपका प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम बोलने का सबको अधिकार है, ठीक है। ये सुना होगा आपने। तो ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम टू स्पीच है, बोलने का सबको अधिकार है। 19 सॉरी आर्टिकल जो 19 है गारंटीड 6 फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 है वो 6 फ्रीडम्स देता है सभी इंडियंस को, मतलब जो इंडिया में रहते हैं उन सभी को। टू फ्रीडम टू ऑफ द स्पीच एंड द एक्सप्रेशन, बोलने का और अपने पॉइंट्स रखने का सबको अधिकार है। टू असेंबल पीसफुलेबल एंड विदाउट आर्म्स, ठीक है। मतलब कि असेंबली सबको बोलने का अधिकार है बट विदाउट कोई हिंसा के हिंसा है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ द फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द यूनियंस हो गया। फ्रीडम ऑफ द मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब कि टेरिटरीज के बाहर आप जा सकते हो, ठीक है, घूम फिर सकते हो, सबको अधिकार है। तो फ्रीडम ऑफ द रिसाइड एंड द सेटल ऑन द एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, मतलब कि इंडिया की टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज में आप कहीं भी सेटल हो सकते हो। जैसे कि अभी दिल्ली में काफ़ी मेजोरिटी लोग सेटल है, तो दिल्ली का यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, तो हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 19 में। तो और फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशनल टू कैरी द एनी ऑक्यूपेशन और द ट्रेड ऑफ द बिजनेस, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो एजुकेशन में, ठीक है। कोई भी प्रोफेशनल प्रोफेशन आप चुन सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हो, सबको अधिकार है कुछ भी, ठीक है। इंजीनियरिंग कर रहे हो, मेडिकल में घुस जाओ, सबको अधिकार है। कोई वहाँ पे बैरियर नहीं है कि हाँ इंजीनियरिंग करी है आपने तो इंजीनियरिंग में ही कोई जॉब करो या कोई बिजनेस करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी प्रोफेशन में घुस सकते हो कभी भी, ठीक है। ये भी 19 आपके आर्टिकल में दे रखा है। आप आर्टिकल 20 अदर प्रोटेक्शन ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेक्शन ऑफ द ऑफेंस, मतलब कि अपने खिलाफ के बारे में बताया गया। अपने खिलाफ के बारे में क्या चीज़ें हैं आर्टिकल 20 में देखा है। आर्टिकल 20 ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द arbitrary and the executive punishment to the excused person whether the citizen of the poison of the legal person or like the company or the corporation, मतलब कि जो गुनाह करेगा यार वो पनिशमेंट के वो भी है, ठीक है। तो जो गुनाह करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, ये चीज़ है बस आर्टिकल 22 में, और दैट्स इट, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि ध्यान में रखनी है अपने खिलाफ के बारे में, जो चीज़ है यहाँ पे दे रखी है। अब यहाँ पे ये 3 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब क्या, ये एक लॉ है और ये चीज़, ये 3 लॉ के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड फॉर द एनी ऑफेंस एक्सेप्ट द वायलेशन ऑफ द लॉ इन द फोर्स ऑफ द टाइम ऑफ द कमीशन, ठीक है, ऑफ द एक्ट, और नॉट द सब्जेक्टेड टू द पेनल्टी ग्रेटर देन द प्रिस्क्राइब ऑफ द लॉ फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। अब भैया जी इसका मतलब क्या है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अपने खिलाफ कोई भी व्यक्ति नहीं खड़ा हो सकता। ये मान लो आप माली हो और आपका नौकर है, हाँ भैया ये जाके बोल दो कि दिस डैट ने लूट मार करा है, ठीक है। तो आप अपने खिलाफ किसी को खड़ा नहीं कर सकते, अपने खिलाफ आप बोल नहीं सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है, ठीक है। और नो डबल जियोपार्डी, इसका ये सेकंड लॉ है, मतलब नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड द पनिश टू द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, मतलब कि देखो कोई भी व्यक्ति को पनिशमेंट एक ही गलती की 2 बार सजा नहीं दी सकती। जिसको मतलब फांसी होती है तो उसको डबल बार फांसी तो नहीं होती है। अब एक फांसी बार में वो मर गया, मतलब वो मर गया तो मर गया, डैश इट, और कुछ नहीं। अगर बाई चांस वो बच गया, ठीक है, ये भी रूल है, ध्यान से सुनना। अगर किसी को फांसी का सजा सुनाई दी जाती है, अगर वो फांसी के टाइम मर गया तो ठीक है, अगर बाई चांस फांसी के समय वो नहीं मरा, उसका दम नहीं घुटा, ठीक है, वो नहीं मरा जिसको फांसी लग रही है, तो उसको सेकंड बार फांसी नहीं दी जा सकती। कोई और सजा दी जा सकती है अगर कोई गुनाह करता है, लेकिन उसको फांसी नहीं हो सकती दोबारा, ठीक है। तो ये लॉ में लिखा गया है। तो और सेकंड थर्ड आता है नो सेल इंक्रीमेशन, इंक्रीमेशन, सॉरी,
बोलने में थोड़ा वो आ रहा है, कोई बात नहीं। नो पर्सन एग्जीक्यूटेड एनी ऑफेंस शैल बी कंप्लेंट फॉर द विटनेस अगेंस्ट द हिमसेल्फ। अपने खिलाफ कोई भी अपने विटनेस सारी चीज़ों को खड़ा नहीं कर सकता है, वो चीज़ है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है आर्टिकल 21 में आपका कुछ है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लाइबिलिटी हो गया। जो 21 आर्टिकल है प्रोवाइड हमें टू राइट्स प्रोवाइड करता है, जीने का अधिकार। 21 आर्टिकल में जो वर्णन करा गया है वो जीने का अधिकार करा गया है, मतलब जीने का अधिकार सबको है। आप कहीं भी रह सकते हो, इंडिया में रहना है इंडिया में रहो, यूनाइटेड में रहना है यूनाइटेड में रहो, बाहर जाके रहना है रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, राइट टू लाइफ सबको जीने का अधिकार है, कोई भी हो। ठीक है, इंसान हो, जानवर हो, चिड़िया हो, सारी चीज़ें को सब। ठीक है, राइट टू पर्सनल लाइबिलिटी। ठीक है, द राइट टू लाइफ इज नॉट जस्ट अबाउट द राइट टू सर्वाइवल, इट्स ऑल्सो एंटायर एबल टू लिव अ कंप्लीट लाइफ एंड डायग्नोस्टिक ऑफ द मीनिंग। मतलब कि देखो, राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल के लिए आप जिंदा रह रहे हो, नहीं, आपको पूरी तरीके से एबल हो, आप कंप्लीटली फ्री हो। ठीक है, किसी का भी बर्डन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और वो पूरी तरीके से जीने का अधिकार है, बेसिकली ये कहने का मतलब है। आर्टिकल 21 में देखा है, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जीने का अधिकार सबको है। ठीक है, आप किसी को रोक नहीं सकते हो, ठीक है, जीने के लिए। तो वो चीज़ आपकी आर्टिकल 21 में दी गई है। अब आर्टिकल 21 ए में क्या दिया गया, आर्टिकल 20 ए में RTE राइट टू एजुकेशन, ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो पूछा जाएगा ही, 100% पूछा जाने का संभव है। ठीक है, एग्जामिनेशन में पूछने का 100% चांस है कि ये पूछा जाएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड आप कर रहे हो। ठीक है, और एजुकेशन से भी पूछा सकता है, और ये मोस्टली पूछा गया है काफ़ी सारे साल में, प्रीवियस ईयर में। ठीक है, द सेम अमेंडेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21 ए। ठीक है, विच वॉज मेड टू राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन 6 to 14, मतलब कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक सबको पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, at the children's between the we made the right to the fundamental rights between the 6 साल के बाद आपको सबको पढ़ने का अधिकार है यार। आपको किसी को भी बंदे को पढ़ नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते हो, सॉरी। तो 6 साल से 14 साल तक के सबको अधिकार है। ठीक है, द 86th amendment to the Constitution of the India 2002 provide the right to education as the fundamental right in the part थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि 86 वाला जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय 2002 में, राइट टू एजुकेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया कि 6 साल से लेकर 14 साल तक सभी को राइट है पढ़ने का। ठीक है, अगर 6 साल से 14 साल के बीच में हो आप, तो सबको अधिकार है यहाँ पे उसे पढ़ने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है 22वां आर्टिकल, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन ऑफ इन द सर्टेन केसेस। ठीक है, किसी कारणवश आपको केस हो गया, ठीक है, और अरेस्ट हो गए, तो उसके खिलाफ अब क्या क्या कर सकते हैं। आर्टिकल 22(1) में लिखा गया है, एनी पर्सन वो इज कस्टडी, और कस्टडी हो जाती है, हैज़ टू बी इन्फॉर्म एज टू वाई ही हैज़ अरेस्टेड, और फर्दर ही कैन नॉट बी डिनाइड टू राइट द कंसल्ट एनी एडवोकेट। मतलब कि आर्टिकल 22(1) में लिखा गया है कि कोई भी पर्सन को अगर कस्टडी में ली जाती है तो उसको बताना पड़ता है कि मैं अरेस्ट हो गया हूँ, वरना या बाद में आप एडवोकेट वगैरह को नहीं ला सकते, ये लिखा गया है। ठीक है, पढ़ लेना। और यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 22(2) में लिखा गया था, अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोसीड बिफोर जुडिशरी मेंटेन्स विद इन द 24 आवर्स ऑफ ही अरेस्टेड। मतलब कि देखो, ये चीज़ सबको पता है, ये फिल्मों में भी दिखाया गया है, काफ़ी फिल्मों में, कि अगर कोई भी बंदे को पकड़ते हैं पुलिस वाले, तो उसको 24 आवर 24 घंटे के अंदर अंदर जुडिशरी मैनेजमेंट, मतलब कि कोर्ट में शामिल करना पड़ता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट में जाके उसको बताना पड़ता है कि ये इस बंदे ने गुनाह करा है। ठीक है, मतलब पुलिस वाले को बताना पड़ता है। अगर उसने ऐसा नहीं करा तो ये रूल्स के खिलाफ है। ठीक है, इसके हिसाब से उसको पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, वो सूर्यवंशन आपने देखा होगा तो उसमें बता रखा है। ठीक है, आर्टिकल 22(3) में आपका, नो इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अरेस्टेड कैन और कीप इन द कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियोडिक डिटर्मिनेशन ऑफ द जुडिशरी मजिस्ट्रेट। अब 2000 आर्टिकल 22(3) में लिखा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल्स को आप अरेस्ट तब तक कर सकते हो जब तक उसका टाइम निश्चित है। अगर जुडिशरी मैनेजमेंट ने उसको टाइम दे दिया कि ये
10 दिन तक ही कस्टडी में रहेगा, उसके एक्स्ट्रा नहीं, तो वो 10 दिन तक ही रहेगा, उसको 10 दिन ही रख सकते हो, उसके एक्स्ट्रा आप नहीं रख सकते उसको जेल वगैरह में। तो ये चीज़ दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यार यहाँ पे राइट टू अगेंस्ट द एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में क्या लिखा है, एक्सप्लोटेशन से खिलाफ बता रखा है। मतलब कि आर्टिकल 23 में लिखा है प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्सेबल लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज। मतलब कि देखो वो है ना कि 18 साल के नीचे के उम्र वाले बच्चों को वो बाल मजदूर वैसे चीज़ें लिखी गई है, तो बाल मजदूर माना जाता है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे मैंशनड है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, आर्टिकल 23 में प्रोहिबिशन ऑफ द ट्रैफिक ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड द फोर्सेबल लेबर। मतलब कि वो देखते हो ना जब आप ट्रैफिक वगैरह में जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, तो वो चीज़ खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। वो आर्टिकल 23 में लिखा गया है। तो प्रोस्टिट्यूशन आ गया, सेलिंग एंड द बाइंग ऑफ द मैन एंड द वुमेन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। लोगों को ये औरतों को एंड बच्चों को बेचना हो गया या खरीदना हो गया, तो ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। सैलरी हो गया, बाउंडेड लेबर्स, फोर्सेबल लेबर, बंधुआ मजदूर जिसको कहते हैं, वो चीज़ आपकी आर्टिकल वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, ठीक है। फिर आपका आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस, आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच में वर्णन करा गया राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजियस। सभी धर्मों को मानने का आपको अधिकार है, कोई भी धर्म को रोक नहीं सकता आप, ठीक है। किसी भी धर्म में आप जा सकते हो, ठीक है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक के बीच में कि सभी को सबको राइट है आपका जीने का, कुछ भी कोई भी धर्म आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 26 में लिखा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स, ठीक है। फ्रीडम टू एस्टेब्लिश द मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर द रिलीजन द चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। सभी को अधिकार है कि वो चैरिटेबल पर्पस में कोई भी दान वगैरह सारी चीज़ दे सकता है, ठीक है। फ्रीडम टू मैनेज द इट्स ऑन अफेयर इन द मैटर ऑफ द रिलीजन, किसी भी धर्म में वो रिलीजन सारी चीज़ें अफेयर वगैरह से ये कर सकता है, ठीक है। फ्रीडम टू ओन द एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को आगे पीछे कहीं भी ले जा सकता है, दिस दैट, ठीक है। एक्वायर कर सकता है किसी प्रॉपर्टी को, सरकार की प्रॉपर्टी को छोड़कर सारी चीज़ें, ठीक है। और फ्रीडम टू एडमिनिस्ट्रेटर सच प्रॉपर्टी इन द अडोनेंस विद द लॉ, मतलब लॉ के साथ साथ वो किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, ठीक है। आर्टिकल 27 में लिखा गया है फ्रीडम टू एज अ पेमेंट ऑफ द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी पर्टिकुलर रिलीजियस, फ्रीडम एज टू द पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन्स, नो पर्सन शैल बी कंप्लेन टू पे द एनी टैक्स फॉर द प्रोसीजन ऑफ, मतलब कि वही है कि आपका कोई भी आर्टिकल 27 में लिखा गया है कि कोई भी धर्म को पालन करने के लिए आपको कोई भी टैक्स वगैरह चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ये चीज़ लिखी हुई है बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 28 में क्या लिखा हुआ है, फ्रीडम टू एज द अटेंडेंस, ये हाँ, फ्रीडम टू द अटेंडेंस ऑफ एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड रिलीजियस वर्शिप टू सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब कि सभी को अटेंडेंस, फ्रीडम टू अटेंडेंस, किसी भी कोई भी एजुकेशन में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कोई भी धर्म वाला बच्चा जा सकता है, मुस्लिम जा सकता है, अगर हिंदू कॉलेज है, हिंदू में सिर्फ कॉलेज में आप इंडिया में रहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपके क्लास में सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही थोड़ी ना है, उसमें सभी धर्म के लोग होते हैं, ठीक है। मुस्लिम भी आपके किसी क्लास में होते हैं, क्लासमेट्स, ठीक है। तो वो वही चीज़ है आपके 28 आर्टिकल 28 में दी गई है कि आपको क्लास में कोई भी धर्म का वो नहीं माना जाएगा, ठीक है, सभी बच्चे बराबर है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, यहाँ पे आप कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से 30 के बारे में वर्णन किया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी, अब माइनॉरिटी में सभी को प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। माइनॉरिटीज़ क्या होता है, एसटी वगैरह से जो नीचे होते हैं ना, वो चीज़, ठीक है। एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेसिडिंग इन द टेरिटरी ऑफ द इंडियन एंड एनी पार्ट ऑफ द हैविंग द डिस्टेंस लैंग्वेज script and the culture of the own shall have right to converse the same. No citizen shall be denied admission in any educational maintenance by the state of the right. अच्छा, यहाँ पे ये दिया गया है कि बेसिकली आपका किसी भी एजुकेशन में, अब कॉलेज में आप जा रहे हो तो आपको सभी धर्म वाले यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है। कॉलेज में जा रहे हो या फिर किसी भी आप किसी भी पोस्ट पे जा रहे हो, तो वहाँ पे किसी भी धर्म का कोई भी वो नहीं लिया जाता कि हाँ आप कास्ट पे बेस पे, रेस पे, लैंग्वेजेस के बेस पे आप किसी भी बच्चे को, किसी भी जज को जज नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी इंसान को, सबको राइट्स है, कोई भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंस्टीट्यूट में जा सकता है आप, उसके आप हाँ ये इस धर्म का है, इस चीज़ को आप रोक, ये इस धर्म का है, हम इसका एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, पहले थी अब हटा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आर्टिकल 30 में क्या है, राइट टू माइनॉरिटी एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये चीज़ वही है जो कि मैंने बताया, किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी धर्म के बेसिस पे
एडमिशन रोक नहीं सकते। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द एबिलिटी ऑफ द बोथ सिटीजन एंड द फॉरेन लैंग्वेज एक्सेप्ट द इमेली एलियंस, ठीक है। ये आर्टिकल 20, 21, 22 ये सारी चीज़ें दे रखी है, मतलब बोथ सिटीजन एंड फॉरेन राइट्स के बारे में यहाँ पे इन सभी आर्टिकल्स में देखा है। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ द इंडिया। अब फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, राइट टू दिस, वो चीज़ बताया, एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सब पढ़ने का सबको अधिकार है, जीने का सबको अधिकार है, ऐसी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट तरफ चलते हैं। आर्टिकल 32 में क्या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के बारे में देखा है, ठीक है। हैबिकस कोर्स, प्रोहिबिशन हो गया, क्वारा वारंटो हो गया, ये सारी जो चीज़ थी ये लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राइट्स हो गया, हैबिकस क्रॉप्स क्या हो गया, अब हैबिकस क्रॉप्स क्या हो गया, देखो, इज राइट दैट इन फोर्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट टू द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल अगेंस्ट द अनलॉ ऑफ फुल डिटेंशन। मतलब कि देखो, हैबिकस कॉर्पस का मतलब क्या हो गया, ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया कि यार सबको, देखो, सबको अधिकार है अपने प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ, एक बार तो बताएगा ही बताएगा कि अब मैंने ये गलती नहीं करी है, वो चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ है हैबिकस हो रही है, ठीक है। सर्टोनिटरी का मतलब ये है द राइट टू इशू टू द लोअर कोर्ट डायरेक्टली टू द ट्रांसफर ऑफ द केस और द रिव्यू यूजली ओवररूल द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट। अच्छा, यहाँ पे ये रखा है कि वो चीज़ सुना होगा कि लोअर कोर्ट में अगर किसी को इंसाफ नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी इंसाफ नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो वही चीज़ है ये बेसिकली, ठीक है। और ये चीज़ ये याद नाम रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फिर कुछ राइट्स है, ये कुछ राइट्स है जो कि हर अधिकार है, हर बंदे को अधिकार है, वो चीज़ देखिए। प्रोहिबिशन मतलब क्या है, राइट टू प्रोहिबिशन इज इशूड बाय द कोर्ट प्रोहिबिटेड टू लोअर कोर्ट डूइंग द समथिंग बियॉन्ड द देयर अथॉरिटी। अच्छा, प्रोहिबिटेशन मतलब कि हाँ, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बने गए हैं जिससे कि ये कोर्ट में ही किया जाएगा, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये मैंडेबस मतलब ये होता है कि वी कमांडेड, ये पब्लिक ऑफिस लीगल ड्यूटीज एंड द रिफ्यूज टू द इट कैन बी इशूड फॉर द बाय द कोर्ट, ये कोर्ट के थ्रू आपका दिया जाता है, इशूड करा जाता है, ठीक है। ये चीज़ लिखिए, लीगल डिपार्टमेंट चीज़ जो होती है ना, वो कोर्ट के थ्रू ही होता है बेसिकली, सुना होगा, ठीक है। और ये बाय व्हाट अथॉरिटी मीन्स द क्वारा इशूड फॉर द पर्सन होल्डिंग द पब्लिक ऑफिस एंड द गवर्नमेंट प्रिविलेज टू राइट द अथॉरिटी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे कुछ कुछ आपका कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे है मौजूद, पार्ट नंबर IVA में है, बोरोड फ्रॉम द USSR, ठीक है। आर्टिकल 51A में मौजूद है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। अमेंडेंट कब लाया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, 42 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1973 में। सवर्णन सिंह कमेटी हो गया, ओरिजिनली 10th हो गया, सडनली 11th हो गया, ये चीज़ थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ और ये सारी चीज़ें थी आपका, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें लिखी गई है, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको पढ़ लेना, ठीक है। उतना ये जो जो मेन है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पढ़ने वाली चीज़ है, जो याद रखने वाली चीज़ है, वो सारी चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेगी, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो डायरेक्टली याद रखो, और इतना तो पूछा भी नहीं जाएगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। ऊपर का कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो जो मैंने बताया था, MN राव से रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड सारी चीज़ पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में अब क्या क्या आर्टिकल 30 सेकेंड 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव हुए थे, आर्टिकल किस किस में बदलाव हुए थे, आर्टिकल 39A में, 43A में, 48A में, ये सब में ये हुआ था। पार्लियामेंट कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 79 से 122 तक 122 तक चल रहा होगा पार्लियामेंट के बारे में। अब लोकसभा कौन से उसमें है, आर्टिकल 31 में है लोकसभा के बारे में जिक्र। टेम्पररी हाउस नेचर हो गया, टेन्योर 5 ईयर्स हो गया, कंपोजिशन आपका मैक्सिमम 552 सीट्स है, स्टेट्स में 530 है सीट्स, यूनियन टेरिटरी में 20 सीट्स है, और एल्को इंडिया में 2 सीट्स है। मिनिमम एज 25 ईयर होना चाहिए किसी को भी नेता बनने के लिए। अमेंडेड 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडेड 2001 में इसको चेंज करा गया था। स्पीकर अंडर डिप्टी कमीशन ऑफ द लोकसभा के बारे में फिर यहाँ पे डिटेल ले गया, आर्टिकल 93 में इसका जिक्र है। स्पीकर ओनली गिव्स द कास्टिंग वोट्स, ठीक है, वोट्स के थ्रू वो होता है। प्रो टीम स्पीकर के बारे में फिर दे रखा है, यहाँ पे राज्यसभा के बारे में दे रखा है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में मौजूद है, नेशनल पार्लियामेंट हाउस में है। फिर ये है मैक्सिमम, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते हैं मतलब खुद याद हो जाती है चीज़ें यार, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझ लोगे, पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है।
जो स्टार्टिंग की चीज़ें थी वो मैंने बता दी। ऑर्डिनरी बिल के बारे में एक बार पढ़ लेना, ऑर्डिनरी बिल के बारे में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 107 और 108 में जिक्र है इसके बारे में, बाय द मिनिस्टर और द प्रिवेलेंट प्राइवेट मेंबर कैन बी इंट्रोड्यूस एनी हाउस, किसी भी हाउस में ऑर्डिनरी बिल को पास करा जा सकता है, ठीक है, मतलब कि लाया जा सकता है, पास नहीं। और प्रोविजन ऑफ द जॉइंट सेटिंग हुआ पास फॉर द सिमिलर सिंपल मेजोरिटी, ये सारी चीज़ें थी, ये थी, ठीक है। और फिर मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बारे में बता रखा है यहाँ पे। फिर ये कंडीशनल, ये सारी चीज़ें थी, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लेना, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ है। फिफ्थ वाला आर्टिकल 63, एलिजिबिलिटी अगर 23 ईयर क्वालिफाइड द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा के बाद ये आपका हो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ द ओथ। कौन इसको शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। रजिग्नेशन आपका प्रेसिडेंट हो गया, टेन्योर 5 ईयर्स का होता है, ये भी 5 साल के बाद ये भी बदलता है, ठीक है। तो ये है। गवर्नर के बारे में भी पूछा जा सकता है, गवर्नर क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। ये पार्ट 6 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 में जिक्र है इसका। आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक है ये। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड 1956 के बारे में है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट के बारे में कुछ कुछ ये चीज़ें हैं। इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन अभी फ़िलहाल कौन है? सुशील चंद्रा जी है। ये पार्ट कह सकते हैं, ये कितना है यार? ये 15 है, ठीक है। 15 है, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया। 15 आर्टिकल पार्ट में है ये, ठीक है। आर्टिकल 324 से लेकर 324 से लेकर 329 तक के आर्टिकल में है ये, ठीक है। इतनी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है यार, आप उतनी टेंशन मत लो, तो ठीक ही होगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के बारे में है। ये सिर्फ और सिर्फ कौन से क्या चीज़ कौन से आर्टिकल में, वो चीज़ पढ़ लेना, ठीक है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता है, ऊपर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें थी जो की थी। अब इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सी चीज़ हुई थी ये भी आ सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कौन कौन सी चीज़ें थी ये भी आ सकता है, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल के लिए बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है। जय हिंद, तब तक के लिए चलो, चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। किसी को और भी कुछ भी डाउट हो वो मुझे पूछ सकता है कभी भी, ठीक है। नीचे लिख देना आपका कमेंटमेंट में, या तो व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। ये मैं पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और एप्लीकेशन में तो मिलेगा ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है। ये पूरा का पूरा एक ही पीडीएफ मिल रहा होगा, ठीक है। एक ही पीडीएफ में पूरी की पूरी पॉलिटी है आपकी, ठीक है। पूरी की पूरी पॉलिटी है आपकी, जिसमें कि आपका इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। पॉलिटी में और कुछ है भी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही था जो भी था। तो फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, सी हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप मेल्टिंग, बाय बाय।